हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। जैसा कि हमारी जीएस को लेकर स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें हम 4 टेस्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 5वां टेस्ट लगाने वाले हैं। लास्ट वीडियो के कमेंट देखे थे मैंने, काफ़ी अच्छा स्कोर चल रहा है आपका, तो बस ऐसे ही लगे रहना है। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। जो भी आप स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS वर्ड में मैनुअल रूप से सेट किया जा सकने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? 1021, 255, 1638 या 1800। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप फ़ॉन्ट साइज को 2 तरीके से बदल सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू से चुनकर या फिर फ़ॉन्ट साइज बॉक्स में मैनुअल रूप से टाइप करके। ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करें तो इस लिस्ट में फ़ॉन्ट साइज आमतौर पर 8 से 72 तक दिखाई देता है, 72 तक। और मैनुअल सेटिंग, जब आप फ़ॉन्ट साइज बॉक्स में खुद कोई नंबर टाइप करते हो तो आप 1 से लेकर अधिकतम 1638 तक साइज सेट कर सकते हैं। तो अधिकतम कितना हो गया? 1638। तो यहाँ पर यही पूछा है कि अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है, तो 1638। अगर मिनिमम साइज पूछता तो सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज जो होगा वो सेट कर सकते हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम क्या है जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे? कौन थे फ्रेंड्स वो? बसवन्ना। बसवन्ना, जिन्हें बसवेश्वर भी कहा जाता है, 12वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और राजनेता थे। वे कर्नाटक में कलचुरी वंश के राजा बिज्जल द्वितीय के दरबार में मंत्री थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम, मूर्ति पूजा, इनका विरोध किया था। बसवन्ना ने वीरशैव लिंगायत संप्रदाय की शुरुआत की, जो भगवान शिव की भक्ति पर आधारित था। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जिसे दुनिया की पहली स्पिरिचुअल पार्लियामेंट, आध्यात्मिक संसद भी कहा जाता है। उनकी लिखी हुई रचनाओं की बात करें तो वो वचन कहलाती है, जो कि कन्नड़ भाषा में थी। तो दक्षिण भारत के उस संत का नाम क्या है जो शुरू में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे? बसवन्ना। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा पोटेशियम एसिड नमक शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान उप उत्पादक के रूप में मिलता है? बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है। शराब मतलब वाइन बनाने की प्रक्रिया जो होती है फर्मेंटेशन के दौरान। तो कौन सा है फ्रेंड्स वो? पोटेशियम बिटार्ट्रेट। इसे आमतौर पर क्रीम ऑफ टार्टर भी कहते हैं। वाइन बनाने के दौरान अंगूरों में मौजूद टार्टरिक एसिड जो होता है पोटेशियम से मिलकर क्रिस्टल बनाता है। ये क्रिस्टल्स वाइन बैरल या फिर बोतल के तल पर जमा हो जाते हैं। इन्हें इकट्ठा करके शुद्ध किया जाता है और फिर बेकिंग में क्रीम ऑफ टार्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टार्टरिक एसिड जो होता है नेचुरली अंगूर में पाया जाता है। फर्मेंटेशन प्लस कूलिंग, ठंडा करने पर ये सॉल्ट में बदल जाता है। देखिए, पोटेशियम साइट्रेट नहीं हो सकता, ये सिट्रिक एसिड से जुड़ा हुआ है, नींबू जैसे खट्टे फलों से। पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे सॉल्टपीटर भी कहते हैं, वाइन से कोई इसका लेना देना नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोजन एडिपेट की बात करें तो ये एडिपिक एसिड का नमक है, अंगूर में नहीं मिलता है। तो क्लियर समझ में आ रहा है? आंसर होगा पोटेशियम बिटार्ट्रेट। अगला आता है क्वेश्चन, भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? कहाँ पर लॉन्च किया गया? इंदौर में। भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। अब देश का पहला स्मार्ट एड्रेस सिटी बन गया है। यहाँ पर नगर निगम ने हर घर पर QR कोड वाली डिजिटल प्लेट लगाना शुरू किया है। मोबाइल से स्कैन करते ही घर का एग्जैक्ट एड्रेस जो है GPS लोकेशन और अन्य डिटेल के साथ मिल जाता है। इसके फ़ायदे ये होंगे कि डिलीवरी आसान होगी, कुरियर और ई-कॉमर्स वालों के लिए फ़ायदा होगा। इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड को एग्जैक्ट जगह पर पहुँचने में हेल्प मिलेगी। इंदौर ने इस सिस्टम को DigiPin, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर से जोड़ा है और ऐसा करने वाला यह पहला शहर बन गया है। इंदौर यहाँ पर करेक्ट होगा। आयुष्मान भारत योजना जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य की ड्यूटी, कर्तव्य है अपने नागरिकों का पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर सुधारना। इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना। इसी के तहत आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि गरीब और कमजोर वर्गों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके। तो आयुष्मान भारत योजना जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 47। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस तरल में एंथ्रोसिन आसानी से घुल जाता है? देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा घुलनशील वैसा घोलक। सिंपल है, एक जैसे स्वभाव वाली चीजें आपस में आसानी से घुल जाती हैं। एंथ्रोसिन की बात करें यानी पानी जैसा नहीं होता है, तेल जैसा होता है, नॉन पोलर। बेंजीन की बात करें, ये तेल जैसा होता है, नॉन पोलर। पानी की बात करें तो ये तेल जैसा नहीं होता है,
मतलब पोलर, तो नॉन पोलर एंथ्रासीन नॉन पोलर बेंजीन में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन पानी पोलर है इसलिए एंथ्रासीन पानी में नहीं घुल पाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बेंजीन, सोडियम क्लोराइड, मीथेन और पानी। तो बेंजीन बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है हमको, ए आंसर। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति कौन सा नृत्य करती हैं? तापू, कर्मा, सांगफाओ या फिर काक्सर। तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति जो है ये तापू डांस करती हैं। ये एक वॉर डांस है, युद्ध नृत्य है, जिसमें जनजाति के इतिहास और सांस्कृतिक कहानियों को दिखाया जाता है। तापू यहाँ पर करेक्ट होगा। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस आर्टिकल पर लागू किया गया था? तो 14th अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने आर्टिकल 297 में बदलाव किया। इस आर्टिकल में लिखा है कि समुद्र में जो भी हिस्सा भारत का है, जैसे कि सी वाटर, समुद्र का पानी जो है जिसे टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं, समुद्र के नीचे की जमीन जो है जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, समुद्र का बड़ा इलाका जहां से तेल, गैस, मछली जैसे संसाधन मिलते हैं, इसे एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इन सब पर अधिकार सिर्फ भारत की केंद्र सरकार का होगा, न कि राज्य सरकारों का। तो ये बदलाव हमको देखने को मिला आर्टिकल 297 में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के पास 64 यूनिकॉर्न्स हैं। इसी कारण भारत की रैंक दुनिया में थर्ड है, तीसरे नंबर। पहले नंबर पर यूएसए आता है जिसके पास 758 यूनिकॉर्न्स है। चाइना सेकंड नंबर पर आता है जिसके पास 343 यूनिकॉर्न्स है। और इंडिया आता है थर्ड नंबर पर जिसके पास 64 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? ऐसा प्राइवेट स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिकॉर्न हब्स की बात करें तो भारत में बेंगलुरु नंबर 1 है जो कि 7th नंबर पर आता है ग्लोबली। यहाँ पर भारत की रैंक पूछी है तो तीसरे नंबर पर। लॉन टेनिस में डबल्स मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, लॉन टेनिस में अगर हम बात करें तो सिंगल्स और डबल्स में हमको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डबल्स की बात हो रही है तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अनुसार डबल कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो 36 फीट होती है। डायमेंशन याद रखो, लेंथ होती है 78 फीट सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए बिल्कुल सेम, पर विड्थ जो है वो चेंज हो जाती है। सिंगल्स के लिए 27 फीट एंड डबल्स के लिए 36 फीट। तो जहां पर कंफ्यूजन होता है एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर 36 फीट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चौड़ाई अगर आपके दिमाग में आ रहा कि कैसे बदल जाती है तो देखिए, दोनों तरफ लगभग 4.5 फीट के एक्स्ट्रा एलीज होती है, गलियारे होते हैं जो कि शामिल हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा वॉर के परिणाम स्वरूप पेशवा के क्षेत्रों को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था? तो किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप? तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप। देखिए, 1817 से लेकर 1819 तक लड़ा गया था, यह सबसे निर्णायक था। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से हार गए थे। इसके बाद पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और उनके सारे क्षेत्र ब्रिटिश शासन में जाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल हो गए। एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो पहला जो युद्ध हुआ था वो सालबाई की संधि से खत्म हुआ था, उसका कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। दूसरा हुआ था मराठा सरदारों की हार हुई थी लेकिन पेशवा बना रहा अंग्रेजों के अधीन। तीसरा युद्ध हुआ 1817 से लेकर 1819 के बीच में, इसी में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से हार गए थे और पेशवा का पद खत्म हो गया था और पेशवा के क्षेत्रों को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? किसने शुरू करी थी? मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने शुरू किया था। मनसब का मतलब होता है रैंक, रैंक पद, और हर मनसबदार की पोजीशन, सैलरी और सैन्य जिम्मेदारी इसी से तय होती थी। इसे मिलिट्री प्लस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में यूज किया जाता था। अगर किसी के पास 5000 मनसब था इसका मतलब उसे 5000 सैनिकों को मेंटेन करना होगा। तो मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल की बात करें, इन्होंने भरतनाट्यम को नया जीवन दिया। उन्होंने इसे टेम्पल डांस से निकालकर एक रिस्पेक्टेड क्लासिकल आर्ट बनाया। 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की जो कि आज भी क्लासिकल डांस और आर्ट का बड़ा केंद्र है। 1956 में उन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया था। वह राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली महिला भी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया था। डी आंसर। भारत का संविधान तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सर BN राव,
संविधान सभा के लीगल एडवाइजर रहे, कानूनी सलाहकार थे। उन्होंने ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। बाद में इसी ड्राफ्ट के आधार पर डॉक्टर BR अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। डी आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में करवाया था? तो किस शहर का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में करवाया था? दीन पनाह का। इसका अर्थ है धर्म का शरण स्थल। हुमायूं ने इसे अपने शासन को मजबूत करने और एक नई राजधानी के रूप में बसाया था। दीन पनाह करेक्ट होगा। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट पुस्तक किसने लिखी है? तो सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपनी क्रिकेट जर्नी, स्ट्रगल और मैदान के अंदर बाहर के अनुभवों को शेयर किया है। सिक्स मशीन इसलिए नाम रखा क्योंकि क्रिस गेल छक्के मारने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर क्रिस गेल करेक्ट होगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फेट मनी सरकारी मान्य मुद्रा का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है? तो फेट मनी की बात हो रही है। ये वह पैसा है जिसे सरकार लीगल टेंडर घोषित करती है। इसकी अपनी कोई भी इंटरनल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन कानून के अनुसार सबको इसे स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि नोट हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सब फिएट मनी है। लेकिन इसी में अगर हम चेक की बात कर लें तो ये फिएट मनी नहीं होती हैं, सरकारी मान्य मुद्रा नहीं होती हैं। ये एक प्रॉमिस होता है, वादा होता है कि बैंक पैसा देगा। ये खुद पैसा नहीं होता है। तो भारत में फिएट मनी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? 200 रुपए का बैंक चेक। बी आंसर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के किस व्यू का उपयोग स्लाइड लेआउट और फॉर्मेटिंग बदलने के लिए किया जाता है जो कि प्रिंट व्यू से अधिक स्पेसिफिक होता है? देखिए, स्लाइड मास्टर को आप प्रेजेंटेशन का ब्लूप्रिंट समझिए। यहाँ पर फ़ॉन्ट्स, कलर्स, बैकग्राउंड, लोगो, ये सभी जो सेटिंग्स होती है ये सेट की जाती हैं। ये चेंजेस ऑटोमेटिकली हर स्लाइड पर लग जाते हैं। प्रिंट व्यू सिर्फ ये दिखाता है कि स्लाइड छपकर कैसी दिखेगी, लेकिन स्लाइड मास्टर स्लाइड की पूरी डिजाइन और लेआउट बदलने की पावर देता है। तो यहाँ पर स्लाइड मास्टर करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों का उनके राज्यों से मिलान करना है। एक तरफ में हमको यहाँ पर फेस्टिवल और फेयर दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है। सही मैचिंग करते हैं। देखिए, चंपकुलम नौका दौड़ ये कहाँ पर होती है, किस राज्य में? केरल में होती है। ये केरल की सबसे पुरानी स्नेक बोट रेस है। दूसरा आता है सोमनाथ मेला, ये कहाँ पर होगा? गुजरात में, सोमनाथ मंदिर के पास, कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। सूरज कुंड मेला की बात करें, बहुत ही फेमस है, हरियाणा का है। ये शिल्पकारों का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर होता है। एंड लास्ट में बनेश्वर मेले की बात करें तो ये राजस्थान में लगता है, भील जनजाति का प्रमुख ट्राइबल फेयर है। तो जो सीक्वेंस बना वो क्या बना? 4, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हो गया हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है मौद्रिक नीति समिति ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों पर एक हॉकिश रुख बनाए रखा। इस संदर्भ में हॉकिश रुख का मतलब क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स में हॉकिश का मतलब है सेंट्रल बैंक महंगाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा देता है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब भी RBI या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहती है कि हमने हॉकिश रुख अपनाया है, इसका मतलब है कि वे महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं। महंगाई रोकने का सबसे सीधा तरीका है ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो लोन महंगा हो जाता है, लोग और कंपनियां जो होती है कम उधार लेती है। ऐसे में इससे मार्केट में पैसा कम घूमता है और मांग जब घटेगी तो मांग घटने से धीरे धीरे महंगाई भी कम हो जाती है। इसके उलट अगर कमेटी कहे कि हम डॉविश रुख में है तो इसका मतलब है कि ब्याज दरें घटा दी जाएगी ताकि लोन सस्ता हो और लोग ज़्यादा खर्च करें। तो हमेशा दिमाग में रखना है, हॉकिश मतलब दरें बढ़ाना ताकि महंगाई काबू में रहे। डॉविश रुख की बात हो मतलब दरें जो होगी वो घटाना ताकि विकास को बढ़ावा मिले। ये क्लियर समझ में आया आपको? तो यहाँ पर बात हो रही है हॉकिश रुख की, मतलब ब्याज दरों को बढ़ाया गया। बी आंसर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल कहता है कि डबल जेपर्डी के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा या फिर दंड नहीं दिया जाएगा? तो ये है आर्टिकल 22 में। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध ऑफेंस के लिए बार बार सजा या फिर मुकदमा नहीं दिया जा सकता। इसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी कहते हैं। मतलब अगर किसी को एक बार कोर्ट ने किसी केस में सजा दे दी या बरी कर दिया तो उसी केस में उसे दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा। यह नागरिकों को एक तरह की सुरक्षा देता है कि कानून का मिसयूज न हो। तो आर्टिकल 22। अगला है बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्योहार है। इसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार कहा जाता है क्योंकि यह करीब 75 दिनों तक चलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसका राम रावण की लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है।
यहाँ इसे माँ दंतेश्वरी और स्थानीय आदिवासी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। इसमें नई अनोखी रस्में होती है, जैसे कि जोगी बिठाई और विशाल रथ यात्रा, जिसे सैकड़ों लोग मिलकर खींचते हैं। यानी यह त्यौहार बस्तर की संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं का शानदार संगम है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला आता है 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें तो हमारे देश में पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया था। अब यहाँ पर ऑप्शन ए देखोगे तो गलत है, क्योंकि यह संशोधन पार्ट 9 से जुड़ा है, न कि पार्ट 3 से। पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो ए वाला जो है ये कथन गलत है। इस संशोधन की बात करें तो इससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और राज्यों के लिए पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य हो गया। इसके तहत संविधान में आर्टिकल 243 से 243O तक नए प्रावधान जोड़े गए और 11वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई, जिसमें पंचायतों को 29 विषय दिए गए, जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। यहाँ पर ए आंसर। अगला आता है शेला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 3 स्टेटमेंट दे रखें। पहला है पुरुष कलाकारों से मिलकर बना एक समूह। दूसरा है नृत्य बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है, शेला नृत्य। और तीसरा है यह फसलों की कटाई के बाद किया जाता है। तो देखिए, शेला नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य सिर्फ पुरुष कलाकार करते हैं और इसमें बांस की लंबी छड़ियों का इस्तेमाल होता है। कलाकार उन छड़ियों को लयबद्ध तरीके से आपस में बजाते हैं और नाचते हैं। यह नृत्य फसल की कटाई के बाद किया जाता है, मतलब जब गांव वाले खुशियां मनाते हैं तो शेला नृत्य करते हैं। यानी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। डी आंसर ऑल ABC। नेक्स्ट है लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं। तो लिम्बा राम भारत के बहुत ही मशहूर तीरंदाज हैं। इन्हें भारतीय रॉबिनहुड भी कहा जाता है। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया है और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। खेलों में शानदार योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री दोनों मिल चुके हैं। किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, आर्चरी। अगला है उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। तो उस्ताद अली अकबर खान को सरोद के लिए याद किया जाता है। ये सेनिया मेहर घराने के बहुत ही बड़े उस्ताद थे। इन्होंने सरोद को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को विदेशों तक पहुंचाया। आज भी जब सरोद की बात होती है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। किस वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है उस्ताद अकबर अली खान को? सरोद। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पहाड़ियां जाकर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। नीलगिरी का मतलब है ब्लू माउंटेन्स। यह जगह अपनी खूबसूरती और जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ियां, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत के मंदिरों में जो ऊंचे और सजावटी प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम। ये दरवाजे मंदिर की बाउंड्री वॉल पर बने हुए होते हैं और पिरामिड जैसे दिखते हैं। इन पर देवी देवताओं और पौराणिक कहानियों की सुंदर नक्काशी होती है। चोल और विजयनगर काल में गोपुरम मंदिरों की पहचान बन गए और कई बार ये मंदिर के शिखर से भी ऊंचे बनाए गए। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर इसके बड़े बड़े गोपुरम दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। गोपुरम यहाँ पर करेक्ट होगा। रूस में स्थित कामचटका प्रायद्वीप किन 2 प्रमुख जल निकायों को अलग करता है? तो कामचटका प्रायद्वीप बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर को अलग करता है। इसे लैंड ऑफ वॉल्केनोज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 160 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें 29 आज भी एक्टिव हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। यह जगह रशिया के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। पैसिफिक ओशियन, बेरिंग सागर और ओखोटस्क सागर। लास्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव कौन चुनी गई हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE की शेखा नासिर अल नोवेस को हाल ही में UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव चुना गया। यह इस संगठन के 50 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसका चुनाव मई 2025 में हुआ था और जनवरी 2026 से ये अपना पद संभालेगी। यह नियुक्ति एक हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि इससे वुमेन लीडरशिप को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही टूरिज्म सेक्टर में UAE की बढ़ती ताकत भी दिखाई देगी। UN टूरिज्म का मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। इसका काम है टूरिज्म को सस्टेनेबल और एक्सेसिबल बनाना। शेखा नासिर अल नोवेस, सी आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जितना भी आपका स्कोर रहा है 30 में से आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस टेस्ट में 25 के आसपास स्कोर कर लेते हैं विच मीन्स आपका GS का लेवल काफ़ी अच्छा है और
ऐसे ही इसको मेंटेन करना है। अगर 20 के आसपास या 20 से कम है आपका तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बॉर्डर पर हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे, एफर्ट्स लगाओगे तो जीएस में आप बहुत अच्छा करोगे एंड सिलेक्शन ईजिली होगा। अगर जीएस को लेकर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो 100 आवर जीएस का मैंने कोर्स बना रखा है। 100 घंटे का ऐसा जीएस का कोर्स है जो कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लास्ट टाइम रिवीजन से लेकर, क्योंकि जीएस में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करें एंड रिवाइज कैसे करें एग्जाम से पहले। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने कोर्स बनाया हुआ है आपके लिए, जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट, ट्रिक सभी से बहुत अच्छे से स्टडी करी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको याद रखना डिफिकल्ट होता है हमने ट्रिक से याद करा है, कॉन्सेप्ट से भी स्टडी करी है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैंने इसके अंदर पढ़ाया हुआ है। तो 100 घंटे के अंदर इस जीएस को मैंने आपको डिलीवर किया है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में सिर्फ 500 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी के लिए लेना है तो 999 में आप इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, उसमें जाकर भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूं, तो बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।